हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसी टेस्ट सीरीज़ 2022 12 जून के लिए पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 6 का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में 75 से लेकर 150 तक कराया जाएगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ को रामायण का जैन संस्करण माना जाता है? तो कल्पसूत्र, पौंचीरचरई, परिशिष्ट पर्वन, स्यादवाद, मंजरी। तो जो इसमें से आंसर सही होगा वो आपका है पौंचरई, क्योंकि जैन ग्रंथ पौंचरई रामायण का जैन संस्करण है। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में भी रामायण की प्रारंभिक कथा का उल्लेख मिलता है। रामायण का तमिल में अनुवाद 12वीं शताब्दी में कंबन ने तारम नामक से किया गया है। 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण नाम से पुस्तक का लेखन किया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बीमारी के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, मांडी। जो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मलेरिया के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मलेरिया, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का टीला भी कहते हैं। मंडी नामक नवीन उत्खननित स्थल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। यहाँ से टकसाल के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद सूर्य देवता को समर्पित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो आंसर होगा सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ होता है गाना और इसी के कारण सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। यह वेद पद में है और सूर्य देवता को समर्पित है, इसलिए इसमें मुख्यतः सूर्य श्रुति के मंत्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, तोतापंथी, तेरापंथी इत्यादि किस उप संप्रदाय के थे? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान। तो जो आंसर होगा आपका दिगंबर, क्योंकि विषपंथी, तेरापंथी और तारणपंथी, समयापंथी, ये तोतापंथी एवं गुमानपंथी दिगंबरों का उप संप्रदाय थे। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र, अर्थात नग्न रहने वाले। गुप्तोत्तर काल में दिगंबरों का केंद्र बंगाल स्थित पुंडवर्धन था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख खोजा गया है? सर्वप्रथम अभिलेख तो दिल्ली मेरठ अभिलेख, क्योंकि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1750 में पेंथल मोहिदर ने खोजा था। उन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था, लेकिन अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में कोलकाता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। वैदिक ग्रंथों में जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव का अरिष्ट नेमि का उल्लेख किया गया है। दूसरा, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बना। जैन धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जो आंसर होगा आपका 1 और 2, ऑप्शन है बी, क्योंकि जैन धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल के कश्मीर में स्थित राजवंशों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पूर्व मध्यकाल में कश्मीर का पहला वंश कारकेट राजवंश था। कारकेट वंश का संस्थापक महान राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया है। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल और लोहार वंश के शासन किया है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका है बी, ये गलत है, क्योंकि कश्मीर के कारकोट राजवंश की स्थापना 627 में दुर्लभवर्धन द्वारा
की गई है। यह कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन था। इसने कश्मीर में रखे बुद्ध के दांतों को हर्ष को भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सर्वाधिक कम समय तक शासन किया था? लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत स्थित 5 राजवंशों में सर्वाधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था। कितने तो 94 वर्ष के। और सबसे कम समय तक जो किया था वो खिलजी था। कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष। और अगर किसी एक सम्राट की बात की जाए तो जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया तो उसका नाम था बहलोल लोदी, जिसने कुल 38 वर्ष शासन किया। और फिरोज तुगलक तो दूसरा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा था, जिसने 37 वर्ष तक शासन किया था। पहले कौन था? तो बहलोल लोदी। दूसरे पे कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक तबकात नासिरी, ताजुक ए मासिर, तारीख़ फिरोज़शाही, नूर सिपह है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? तो जो आंसर होगा आपका है सी, तारीख़ फिरोज़शाही जो है अलबरूनी से नहीं लिखा है। तब किसने लिखा है इसको? जियाउद्दीन बरनी, बरनी उद्दीन। ठीक, बरनी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे किस राजकुमारी को दफनाया गया था? तो जहां आरा बेगम, जेबुनिस्सा, हीराबाई, नवाबाई। इसमें से कौन सा कारक दफनाया गया था मुगल राजकुमारी का औलिया मकबरे में? तो जो आंसर होगा वो आपका है जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम शाहजहां के संतानों में सबसे बड़ी थी, जो उत्तराधिकार के युद्ध में दाराशिकोह की समर्थक थी। ये अपने पिता शाहजहां के साथ कैद में स्वेच्छापूर्वक उसकी मृत्यु के समय तक रही थी। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन बादशाह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो जो आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने शोहरत ए आम नाम से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसका प्रमुख वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों के बाग लगवाए थे और सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें निकलवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने हांसी के पास हिसार फिरोजनगर नामक नगर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज ने श्री वैष्णव संप्रदाय स्थापित किए और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वही इलाहाबाद में जन्मे रामानंद ने ब्रह्म संप्रदाय स्थापित किया था। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका है ए, 1 और 2 सही है, क्योंकि रामानुज का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था, न कि इलाहाबाद में। नाडु। और इनके दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते हैं। और वही महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन परंपरा में संत ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम श्री वैष्णव संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना किस सम्राट ने की थी? तो जैनुल आबदीन ने की थी, क्योंकि शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना कश्मीर के उदार शासक जैनुल आबदीन ने की थी। यह कुतुब उपनाम से कविताएं भी लिखता था। इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। इसने कश्मीर में जजिया कर, गोवध की प्रथा, शमशान कर इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है,
बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार जिस राज्य मध्यकाल के किस साम्राज्य के विघटन से अस्तित्व में आए थे? तो जो आंसर होगा आपका बहमनी है, क्योंकि बहमनी राजवंश की स्थापना बहमन शाह द्वारा की गई थी। अब बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 स्वतंत्र सल्तनतों में बंट गया, जो इस प्रकार थी: बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का कौन सा किला पूर्वी भारत के द्वारा नाम से प्रसिद्ध था? तो है आपका चुनार का किला। और चुनार का किला कहाँ पर है? यूपी के मिर्ज़ापुर में। यूपी में मिर्ज़ापुर में चुनार का किला पूर्वी भारत के द्वारा नाम से प्रसिद्ध था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने पहली बार शेरशाह सूरी की ओर ध्यान देते हुए चुनाव के लिए घेराबंदी की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? भगत सिंह को फांसी, चंद्रशेखर को आज़ाद की हत्या, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है पहले चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या हुई थी। तब उसके बाद क्या हुआ था? तब गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद भगत सिंह की फांसी दी गई थी, तब पूना पैक्ट हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बलिया में चित्तू पांडे तथा सतारा में वाई.पी. चौहान द्वारा भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो है आपका 23 मार्च 1943 को, क्योंकि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में विभाजन करो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष जो एक घटना से मुक्त होने के बाद राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए थे, निम्नलिखित में से वह घटना कौन सी थी? लाहौर केस, नासिक षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो जो आंसर होगा इसमें आपका होगा अलीपुर षड्यंत्र केस, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1908 में। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में आरोपी बनाए गए थे। इस केस का अन्य नाम था मणिक तल्ला षड्यंत्र केस भी था। इस केस में अवैध हथियारों बनाने के आरोप में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें घोष बंधु अरविंद घोष की और अरविंद घोष भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कनाडा में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की गई थी? लाला हरदयाल, रामानाथ पुरी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, जी.डी. कुमार। जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है डी, जी.डी. कुमार, क्योंकि जी.डी. कुमार द्वारा कनाडा में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की गई थी। इस संस्था के द्वारा गुरुमुखी लिपि में स्वदेश सेवक गृह नामक अखबार भी निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो है आपका लाला लाजपत राय, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाल जपत राय थे। अटक की स्थापना 107 श्रम संगठनों में मिलाकर की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य मजदूरों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। एटक का प्रथम अधिवेशन 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? तो इसमें है जवाहरलाल नेहरू द्वारा और सुभाष चंद्र बोस, मतलब ए बी, मतलब सी सही होगा इसमें, क्योंकि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी डोमिनियन स्टेट
के खिलाफ थे। इनकी मांग डिमोनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भारत शासन अधिनियम 1935 विषय में सही नहीं है? इसके प्रस्ताव में इसके उद्देश्यों को बताया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लगाने की बात की गई थी। मताधिकार बढ़ाने की बात की गई थी। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की बात की गई थी। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये सही है। इसके प्रस्तावना में इसके उद्देश्य को बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुजरात में बरसाड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण विनोद राय, स्वामी सहजानंद। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में 1922 से 23 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बरसाड़ आंदोलन चलाया गया था और सरकार ने इस कर के रूप में बरसाड़ में प्रत्येक वर्ष पर 2 से 7 आने का कर लगा दिया था, जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो है आपका मेजर राशिद अली। इनके ऊपर नहीं चलाया गया था, क्योंकि मेजर राशिद अली आज़ाद हिंद फौज के उन सैनिकों में शामिल नहीं थे जिन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। इन सैनिकों की रक्षा के लिए भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरोड़ा, आसिफ अली और कैलाश नाथ काटजू जैसे वकील सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, डिक्की बर्ड योजना निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल वायसराय द्वारा लाई गई थी? तो इसमें जो आंसर होगा वो है आपका सी सही, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा डिक्की बर्ड योजना लाई गई थी। उसकी यह योजना भारत की आज़ादी से संबंधित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ आंदोलन के दौरान के शहीद हुए महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सही है? तो मातंगिनी हजारा को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए थे। मातंगिनी हजार को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 6000 समर्थकों के साथ तामलुक पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण के लिए जुलूस निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कृष्ण मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, लाल किला मुकदमा, नौसेना विद्रोह। तो जो कृष्ण मिशन होता मार्च 1942 में, वहीं आपका जो लाल मुकदमा था ये आपका 1945 में नवंबर 1945। वहीं आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1945, अगस्त 1945 अरे 1942 सॉरी। फिर नौसेना विद्रोह जो है आपका फरवरी 1946 में। ठीक, तब उसमें पूछ रहा सबसे पहले कौन हुआ था, घटित हुआ था? तो कृष्ण मिशन मार्च में हुआ था। ठीक, पूछ रहा है कि निम्न घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंडिया लिबरल एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। यह उदारवादियों का संगठन था जो 1917 में मॉन्टेक्यू घोषणा के विरोध में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार व्यापक तौर पर वंदे मातरम के नारे का प्रयोग किया गया था? तो
तो जो है इसमें से आंसर होगा स्वदेश आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक तौर पर वंदे मातरम नारे का प्रयोग किया गया था। यह आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च ताप का मापन किया जाता है पायरोमीटर, पायरोहीलियोमीटर, पोटोमीटर, पोलियोग्राफ। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका ए है, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? इसमें है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सिक्का ऊपर दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के अन्य उदाहरण, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? लेंस की क्षमता का बढ़ाना, लेंस की फोकस दूरी का घटना, लेंस की गोलाई कम होना, समजन क्षमता का समाप्त होना। तो इसमें से आंसर होगा आपका सी, लेंस की गोलाई कम होना। अगला क्वेश्चन है, मानव श्रवण शक्ति का परासर होता है, तो वह आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे को अपश्रव्य कहते हैं, इसको अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं। वहीं आपको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है पराश्रव्य कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर से होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? सी 2 खाली, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि ध्वनि की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंगदैर्घ्य दोनों बदलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस, जल, गैस। वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो यह आपका 80 कैलोरी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा को 80 कैलोरी ग्राम होती है, जबकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। दूर, दूरी, आवेग, सामर्थ्य, त्वरण। इसमें पूछा जैसे दूरी का होता है पार्श्व होता है, वहीं आपको दूरी का पार्श्व है, आवेग का न्यूटन हो जाएगा, वहीं सामर्थ्य का वाट हो जाएगा और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका बी होगा, मतलब 3, 4, 1, 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेग से, ताप से, तरंगदैर्घ्य से, आयाम से। जो इसमें से आंसर होगा तरंगदैर्घ्य से, सी ऑप्शन, क्योंकि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कम तथा लाल प्रकाश का अधिक होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर पूरे आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका है बी, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कम तथा लाल प्रकाश का अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं? तो ये आपका 36,000 किलोमीटर
हिसाब से 24 घंटे के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसका पलायन वेग सौरमंडल में सर्वाधिक है। तो जो इसमें से आंसर होगा ए है, 1 और 2। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसकी सतह का रंग लाल दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके अक्ष पर पृथ्वी के समान ही झुकाव है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो निम्न में से क्या होना संभावित है? तो है आपका सी, 1 और 3, सूर्य ग्रहण और उच्च ज्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? तो है आपका बहमास, क्योंकि पराग्वे, बोत्सवाना, टोंगा ये है। 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। उपयुक्त में से पराग्वे, बोत्सवाना और टोंगा देश मकर रेखा पर अवस्थित है, जबकि बहमासा कर्क रेखा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्री कैम्बियन काल से संबंधित नहीं है? रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव, अरावली पर्वत का निर्माण, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। जो इसमें सही है वो आपका सी है, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। दबाव बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होता है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। तो इसमें आंसर जो है आपका डी है। भूपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसके बाद मेंटल और क्रोड आते हैं। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन का क्रम आता है, जिसकी उपस्थिति लगभग 27.72% है। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 है और दबाव बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? शेल स्लेट, ग्रेनाइट नीस, फाइलाइट सिस्ट, ग्रेबो क्वार्टजाइट। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका डी होगा, ग्रेबो क्वार्टजाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है? तो है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रक्रिया में बहने वाले पदार्थ आपस में टकराकर टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलन, जलगति क्रिया। तो जो इसमें से आंसर होगा आपका सन्निघर्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। जो इसमें से आंसर सही होगा वो आपका सी है, 1 और 3 सही, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में इसकी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगती है। भारत के कुल 5 राज्यों तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसी प्रकार नेपाल के साथ भी 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। यह बृहद हिमालय से हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। इस आयोग में घनी वनस्पति पाई जाती है। तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका ए सही, 1 और 2।
क्योंकि ट्रांस हिमालय का मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है। तिब्बत में विस्तृत होने के कारण इसे हिमालय भी कहा जाता है। यह हिंज लाइन या सचर जोन द्वारा बृहद हिमालय से अलग होता है। इस भाग में प्रायः वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डाफला या मीरी के नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल, काराकोरम, शिवालिक, लद्दाख। तो जो इसमें से आंसर सही होगा आपका शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है जो लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, ओबर और मिसी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम पहला आपका काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, जास्कर का पीर पंजाल। इसमें जैसे मैप ये है तो इसमें क्या है कि पहले काराकोरम पहले नंबर, दूसरे पे लद्दाख, तीसरे पे जास्कर, चौथे पे पीर पंजाल है, पांचवा पे शिवालिक ऐसे है। अगला क्वेश्चन है, लीपू लेक दर्रा निम्न से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस लगभग सभी को आंसर पता होगा क्योंकि इसका आंसर है उत्तराखंड। लेपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दिहांग और दिबांग नदियाँ निम्न में से किसका भाग है? तो ये आपका असम हिमालय का, ठीक। दिबांग नदी लगभग 720 किलोमीटर पाया जाता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी भाग में पाया जाता है। बागर मैदान होता है प्राचीन जलोढ़ से निर्मित, खादर की तुलना में नीचा, नवीन जलोढ़ से निर्मित, उपयुक्त में सभी। ये जो इसमें से आंसर होगा प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। बागर मैदान प्राचीन जलोढ़ से निर्मित होता है और यह खादर की तुलना में अधिक ऊंचा होता है, जहां पर बाढ़ की पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। गारो और खासी पहाड़ियाँ इसी भाग का भाग है। पारसनाथ की पहाड़ी इसी भाग है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। तो जो इसमें से आंसर होगा आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। गारो और खासी पहाड़ियाँ मेघालय के पठार में, जबकि पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा में चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। पर्वतीय मृदा में फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा सभी सही है, ठीक। क्योंकि जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि पर्वतीय मृदा में पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, थीन बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका पंजाब में है, थीन बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है, गुरुमहिसानी निम्न में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तांबा, लोहा, बॉक्साइट, चांदी। जो इसमें से आंसर होगा आपका लोहा है, क्योंकि गुरुमहिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। लोहा इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान निम्न से कहाँ पर स्थित है? तो है रांची में, क्योंकि अनुसंधान से क्वेश्चन पीसीएस में एक क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछ रहा है, तो इसको तेज से ध्यान देके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कार्य मंत्रणा समिति होता है राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में।
तो इसमें दोनों होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा में कार्य मंत्रणा सीमित होती है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 15 और राज्यसभा की कार्य मंत्रणा 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा में स्पीकर और राज्य सभा में सभापति इस समिति के अध्यक्ष या सभापति होने के साथ साथ सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पहला अवसर था जब गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार के नाम से जानी जाने लगी। उक्त का संबंध किस अधिनियम से है? तो इसका आंसर जो है ये होगा 1833 चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत। भारतीय शासन प्रणाली के साथ साथ भारत सरकार की विधायी शक्ति में परिवर्तन 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा एक चौथा सदस्य विधायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 विषय अनुच्छेद निर्वाचन, राजभाषा, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता। नागरिकता जो है आपका 5 से 11 है। वहीं आपका संघ राज्य क्षेत्र और निर्वाचन जो है आपका 24 से 29 है। वहीं संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा इससे रिलेटेड है और संघ राज्य क्षेत्र 39 से 42 है। तो जो इसमें से आंसर सही होगा वो आपका है सी, जिसमें 2, 1, 3 और 4 है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं हैं उनके प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। उपराज्यपाल द्वारा नामित, प्रशासक द्वारा मनोनीत, वहाँ की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका डी, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का विधानसभाएं नहीं है, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण करता है। दल बदल के कारण लोकसभा किसी सदस्य की अनर्हता संबंधी सभी प्रश्नों पर निर्णय करना, सदन के कार्यों का संचालन करना तथा उसकी कार्यवाहियों को नियमित करना, लोकसभा सदस्य के वेतन भत्तों का निर्धारण करना। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका सी, केवल 1, 2 और 3 लोकसभा सदस्य के वेतन भत्ते का निर्धारण नहीं करता। ठीक। तो इसमें से आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा सदस्यों के अर्हता निर्धारण के संबंध में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173। तो जो इसमें से आंसर है वो आपका है डी, 173 में, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदस्यता के लिए अर्हता मतलब योग्यता निर्धारित की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनियोग विधेयक के लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये एक धन विधेयक है। दूसरा है, भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका दोनों सही है। ठीक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जो प्रश्न अल्पसूचना प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जाते हैं वह प्रश्न किस संसदीय नियम के अधीन उठाए जाते हैं? तो है आपका बी, नियम 377। ठीक, दोनों कथन सत्य है। इसलिए मतलब कि मैं पूछा कि नोट में लिख लीजिए कि नियम 377 के उपबंध का प्रयोग पहली बार 14 मई 1966 को तब किया गया जब पुलिस द्वारा एक संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ा मामला आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
राज्यसभा कभी भी 30 दिन में ज़्यादा धन विधेयक को अपने पटल पर नहीं रोक सकता है। तो उसमें आंसर जो है आपका 2 और 3। ठीक, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कारण अप्रत्यक्ष रूप से यह कि लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक। राज्यसभा कभी भी 14 दिन से ज़्यादा अवधि तक धन विधेयक को अपने पटल पर नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, वरीयता के क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो जो इसमें से है 6वें स्थान पर वरीयता के क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल के राज्यों का राज्यपाल हैं, उसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के राज्य का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षण अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो इसमें राष्ट्रपति करेगा, उस किसको करेगा? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, फिर राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। विधानसभा की अवधि उस तिथि से प्रारंभ होती है जिस तिथि को उसकी पहली बैठक होती है। विधानसभा का उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग आयोजित करवाता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। तो इसमें से जो आंसर होगा आपका बी, केवल 2 सही है। ठीक, राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, क्योंकि राज्य विधानसभा का गठन उसी समय हो जाता है जब चुनाव आयुक्त द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सरकारी गजट प्रकाशित कर दिए जाते हैं। विधानसभा का उपचुनाव आम चुनाव की तरह भारत निर्वाचन आयोग करवाता है और राज्य विधानसभा के आम चुनाव में या उपचुनाव सभी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक पेश किए जाने के पश्चात संसद ने कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने का आवश्यक है? इसमें जो है आपका 75 दिन है, क्योंकि वित्त विधेयक पेश किए जाने के पश्चात 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस विधेयक पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो है आपका बी, 7, क्योंकि संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 द्वारा यह प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिटन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद आते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसमें से आंसर होगा आपका डी है, 2 और 3 सही है, क्योंकि ये जो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। भारत के स्थानीय स्वशासन पिता जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक, तो 75 क्वेश्चन तक हो गया है। अब इसके बाद अगला वीडियो में 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कराने जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।